हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है आपका जेई सिविल के लिए, वो आपके पास 15 मार्क्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स तो एक लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया और सेकंड पार्ट आ गया हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स में हम क्या देखेंगे, आपके पास ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो जो है आपको ये भी 5 to 6 मार्क्स का जो है वो पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको फ्लो जो होता है आपके पास दो टाइप से होता है, एक तो आपके पास पाइप से होता है और एक तो आपके पास ओपन चैनल में होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा पाइप क्या होती है, आपके पास एक क्लोज कंडक्ट होती है, इस टाइप से होती है आपके पास। तो इसके अंदर जो फ्लो होगा वो क्या होगा, अंडर प्रेशर होगा। कौन सा प्रेशर होगा, पाइप का प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर लॉसेस माइनर लॉसेस आते हैं, उनको हम बातें सेपरेट रखते हैं। तो आपके पास पाइप के अंदर फ्लो होगा तो प्रेशर भी पाइप के अंदर आ जाएगा। बट जब आपके पास ओपन चैनल में फ्लो होगा तो ओपन चैनल में क्या होगा, आपके पास जो टॉप सरफेस होगी वो आपके पास क्लोज नहीं होगी। फ्लो थ्रो पाइप्स में तो आपके पास ये टॉप सरफेस क्लोज थी, बट जो ओपन चैनल फ्लो होगा इसमें टॉप सरफेस आपके पास क्या होगी, क्लोज नहीं होगी। और वो डायरेक्ट किसके कंटेक्ट में होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंटेक्ट में होगी। अगर कोई चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंटेक्ट में है तो उस पर क्या एक्ट करेगा, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। तो ओपन चैनल फ्लो में हमारे पास क्या एक्ट करता है, टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। और आपके पास ये फ्रीली है, मतलब ओपन है, तो इस पे आपके पास जो टॉप लेयर होती है यहाँ पे कोई शेयर फोर्स भी एक्ट नहीं करता है आपके पास, किस केस में, ओपन चैनल फ्लो में। ये चीज़ आ गई। अब आपके पास ओपन चैनल फ्लो जो होती है आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। ओपन चैनल फ्लो आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आ जाता है आपके पास नेचुरल ओपन चैनल और सेकंड बनाता है आपके पास आर्टिफिशियल ओपन चैनल। तो नेचुरल ओपन चैनल क्या होता है आपके पास, जैसे आपने दरिया दे रखा है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, नेचुरल ओपन चैनल होगा। और आर्टिफिशियल होता है जो आप खुद आर्टिफिशियली मेड कर रहे हो, जैसे आपने कैनल डिज़ाइन किए, ड्रेन डिज़ाइन किए, तो ये सभी क्या आ जाएंगे आपके पास, आर्टिफिशियल ओपन चैनल। तो जो नेचुरल ओपन चैनल होते हैं आपको पता है, अब रिवर होता है, तो रिवर की क्या होती है, आपके पास कोई प्रॉपर जियोमेट्री तो नहीं होती। मीन्स कि हर पॉइंट पे रिवर के जो शेप होगा वो क्या होगा, वेरी करेगा। किसी पॉइंट पे स्मॉल इन साइज आ जाएगा, किसी पॉइंट पे इंस्टेंटली इंक्रीज कर देगा, फिर किसी टाइम पे डिक्रीज कर देगा। तो आपके पास कोई फिक्स क्या होती है, जियोमेट्री नहीं होती है। तो अगर जिस चीज़ की फिक्स जियोमेट्री नहीं है तो उसको हमें फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेचुरल ओपन चैनल हमने जो है वो स्टडी नहीं करना है, हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, आर्टिफिशियल ओपन चैनल पे। ठीक है, अब आपके पास आर्टिफिशियल ओपन चैनल में सबसे पहले हम जियोमेट्री समझते हैं क्या होता है। तो कोई भी मान लो आपके पास शेप का ये चैनल है, जैसे मैंने आपके पास ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आपके पास चैनल है, तो चैनल है तो ओपन चैनल है आपके पास, इतना तो आपको पता है। तो इसकी टॉप सरफेस आ गया ये, जिसको मैंने क्या लिख लिया, टॉप विड्थ। ये क्या होगा आपके पास, फ्री ओपनिंग होगा। अब ये है तो मतलब बॉटम वाला, तो इसको मैं बेड विड्थ बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अब जितना इसके अंदर पानी होगा, जितना आपके पास ओपन चैनल के अंदर पानी होगा, इस पानी को मैं क्या बोलूंगा, वाई के साथ डिनोट करता हूँ, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो बोल सकता हूँ। तो डेप्थ ऑफ फ्लो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल दे सकते हो कि फ्री जो सरफेस है, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस एंड चैनल बेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्थ ऑफ फ्लो। अब बेड विड्थ क्या आ गया, जो बेस की विड्थ है, टॉप विड्थ आ गया, जो टॉप सरफेस आ गया। अब यहाँ पे चीज़ आती है वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर। मतलब अब जो हम ओपन चैनल में डिस्कशन करते हैं वो हम हमेशा किस पे करते हैं, वेटेड एरिया। वेटेड एरिया क्या होता है कि हमारे पास वो एरिया जो आपके पास टोटल क्या हो रखा है, पानी से वेटेड हो रखा है। जैसे आपके पास में आगे रेक्टेंगल के जब बारे में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे आपको वेटेड एरिया वेटेड पेरीमीटर का आइडिया अच्छे से आ जाएगा। बट आपको ये जो तीन एलिमेंट्स थे, टॉप विड्थ, बेस विड्थ और डेप्थ ऑफ फ्लो, ये समझ आ गया आपको। अब देखो जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल होता है, रेक्टेंगल होता है आपके पास, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपके पास पता होता है, रेक्टेंगल आपके पास यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में आपके पास अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर ये बेस विड्थ है, ये क्या आपके पास बेस विड्थ, और आपको पता है टॉप विड्थ क्या है, फ्री सरफेस में, तो ये इसको टी मान लो। अब टॉप विड्थ किसकी इक्वल हो जाएगी, बेस विड्थ पे, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में पैरेलल साइड क्या होती है आपके पास, इक्वल। और आपके पास दिस मच अमाउंट क्या है, आपके पास वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं वाई के साथ डिनोट कर सकता हूँ। अगर ये वाली लाइन साइड वाई है तो ये वाली भी कितनी आ जाएगी आपके पास, वाई आ जाएगी। कैसे, आपके पास क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज हैं आपके पास बेसिक रेक्टेंगल की। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब बी इंटू वाई आ जाएगा, टू ही आ गया। अब ये एरिया कौन सा है आपके पास, वेटेड एरिया का। अब वेटेड पेरीमीटर क्या होगा आपके पास, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी बॉडी का या किसी भी शेप का, जियोमेट्रिकल शेप का, सम ऑफ ऑल साइड।
तो यहाँ पे साइड क्या है आपके पास, एक y है, एक b है, एक y है, एक b, तो मतलब क्या लिखोगे आप 2y + 2b। बट आप ये देखोगे कि आपके पास जो टॉप वाली सरफेस है वो क्या है आपके पास फ्रीली है, तो मतलब वहां पे कोई पानी होगा नहीं, तो इसलिए आप क्या लिखोगे y + y 2y + b, ठीक है। इसलिए आपके पास यहाँ पे 2b नहीं लिया है, लिया है आपके पास एक b लिया हुआ है आपके पास। तो वेटेड पेरीमीटर का भी आपको आइडिया जो है वो क्लियर हो गया। अब आता है आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है आपके पास, वेटेड पेरीमीटर का रेशियो लेंगे हम किसके साथ, वेटेड एरिया का जो रेशियो होगा वेटेड पेरीमीटर के साथ, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक रेडियस। और अगर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है तो एरिया का रेशियो लेंगे किससे हम, टॉप विड्थ के साथ, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो आई होप आपको ये दो कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो गया कि आपके पास टॉप विड्थ क्या होती है, बेस विड्थ क्या होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, वेटेड एरिया क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। सो अब आपके पास हम चार फिगर्स जो होती है वो देखेंगे। आपके पास रेक्टेंगल देखेंगे, ट्रेपिज्म देखेंगे, ट्राइंगल देखेंगे और सर्कल देखेंगे। इसमें भी जो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट होती है वो रेक्टेंगल और ट्रेपिज्म ही होता है आपके पास। अब देखो मैंने आपको रेक्टेंगल के फॉर्मूले तो बता दी, क्या होता है b × y हो जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास b + 2y, कैसे आएगा वो आपको पता चल गया। अब यहाँ से आप हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है आपके पास ट्रेपेजॉइडल की। तो ट्रेपेजॉइडल जो होगा इसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास देखो ये साइड बन रही थी, यहाँ पे एक साइड स्लोप का भी कंसेप्ट आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो जो साइड स्लोप का जनरल फॉर्म होना चाहिए, मतलब जनरली आपके पास किस में होनी चाहिए, वो 1 वर्टिकल z हॉरिजेंटल फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब एक वर्टिकल, जैसे आपके पास ये वर्टिकल आ गया, ये वर्टिकल आ गया, तो एक वर्टिकल ये हो गया और z हॉरिजेंटल आपके पास इस टाइप से हो गया, तो ये है आपके पास साइड स्लोप। तो साइड स्लोप आपको पता चल गया कौन सी जनरल फॉर्म में होती है, 1 वर्टिकल z हॉरिजेंटल। जैसे मान लो मैं आपके पास दे देता हूं, आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है 5 वर्टिकल 10 हॉरिजेंटल, तो क्या आपके पास ये जनरल फॉर्म में नहीं, आपने इसको क्या करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट कर दोगे, 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे 1 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल, ठीक है, z हॉरिजेंटल लगे। तो यहां से आपके पास जो z की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास, 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो आपको साइड स्लोप का पता चल गया। अगर मान लो आपके पास एंगल्स की टर्म्स में दे रखी है साइड स्लोप, ये वर्टिकल हॉरिजेंटल की फॉर्म में नहीं दे रखी, तो आप कैसे निकाल सकते हो, z = 1/tan थीटा करके आप वैल्यू को पुट करके अपनी z की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आपके पास देखो ट्रेपिज्म कैसी होती है, आपके पास ट्रेपिज्म आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये शेप आ गई आपके पास ट्रेपिज्म की। अब इसमें तो आपको पता है ये वाली चीज क्या जाएगी आपके पास, ब्रेड्थ, ये क्या जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो, मतलब पानी इतना है, ये आ गया आपके पास टॉप सरफेस। अब यहाँ पे आपको अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है आपके पास ट्रेपिज्म का, एरिया होता है ट्रेपिज्म का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपके पास ये तो हो जाएगी, और इनटू हाइट। अब हाइट कितनी हो जाएगी, जैसे आपके पास देखो कैसे निकाल दिया, t + b × y + 2 आ गया। अब टॉप की वैल्यू आपको पता नहीं है, बेस की तो पता है, टॉप वैल्यू आप नहीं बता सकते, रेक्टेंगल था तो वहां पे डायरेक्टली पैरेलल होता है, यहाँ पे आप टॉप वैल्यू क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि देखो इतना पोर्शन तो आपको पता है क्या है, इतना पोर्शन तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक पोर्शन भी है, बट ये वाला पोर्शन तो आपको नहीं पता, नहीं है किसके बराबर हो जाएगा, यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, अब देखो ये आपके पास क्या फॉर्म हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, क्या फॉर्म हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। तो अगर 1 वर्टिकल z हॉरिजेंटल है तो अब यहाँ पे आपके पास कितना वर्टिकल है, y वर्टिकल है। देखो आपके पास मैंने ये कहा था कि आपके पास ये जनरल फॉर्म किसकी होती है, 1 वर्टिकल z हॉरिजेंटल की होती है आपके पास। तो मैं आपके पास यहाँ पे ये बना देता हूँ ट्राइंगल। तो मैंने आपको कहा था 1 वर्टिकल z हॉरिजेंटल, तो वर्टिकल में अगर 1 है तो हॉरिजेंटल की रहती है z, अगर वर्टिकल में y होगा तो हॉरिजेंटल में कितना हो गया, y z, सिंपल यूनिटरी मेथड कर लिया आपने। तो अगर ये y वैल्यू है तो ये आ गई y z। सो अब आपके पास इस वैल्यू का आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ट्रेपेज आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे, तो y² + अंडर रूट आपके पास बन जाएगा y² + y² z², ठीक है। यहाँ से आप y² कॉमन ले लो, आप जाएगा आपके पास 1 + z², तो y ये अंडर रूट में होगा, तो y को आप बाहर ले लो तो आपके पास आ गई वैल्यू y × अंडर रूट ऑफ 1 + z²। अब ये वाली साइड इतनी आ गई, तो अगर ये वाली साइड इतनी है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी आपके पास, सेम इतनी आ जाएगी, y + अंडर रूट 1 + z²। सो इस तरह से आपके पास आपको ये वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, कौन सी, ये साइड स्लोप वाली वैल्यू सब फाइंड आउट, ठीक है। अब साइड स्लोप वाली आपके पास वैल्यू जो है हमारे पास अभी आ गई है। अब देखो आपके पास क्या होगा हमारे पास,
सो अब आपके पास पहले हम पेरीमीटर निकाले, तो पेरीमीटर क्या होगा आपके पास, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये वाली साइड, दिस साइड एंड दिस साइड का सम हो जाएगा। तो ये वाली साइड तो आपके पास b है, ये आपके पास पता है y √1 + z² है। सो आपके पास पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास, तो पेरीमीटर आ गया b + 2y √1 + z²। अब आपके पास टॉप विड्थ निकालनी है आपको। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टॉप विड्थ फाइंड आउट करना है। तो टॉप विड्थ कितना हो जाएगा आपके पास b, अब देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये ट्राइंगल इसी तरह से बना लो। अगर ये 1 वर्टिकल z हॉरिजॉन्टल है तो ये वाली वैल्यू भी yz आ जाएगी, तो दिस वन भी yz बन जाएगी आपके पास। तो d मतलब इतना पोर्शन तो आपको पता है b रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना आपके पास, तो ये आ गया b, तो b + 2yz आ गया आपके पास टॉप विड्थ। अब आपको टॉप विड्थ पता चल गया, तो आप टॉप विड्थ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, b + zy होल मल्टीप्लाई बाई y। अब आपके पास ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में ले रखी है आपके पास, ये जो ट्रेपेजॉइड होता है उसमें आपके पास एरिया क्या आता है, b + zy × y, पेरीमीटर आता है b + 2y × √1 + z², कैसे आता है ये भी बता देंगे। और जो टॉप विड्थ आता है वो आता है आपके पास b + 2yz के इक्वल्स टू, और आपको जो साइड स्लोप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 वर्टिकल z हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से आप z फाइंड कर लोगे। अगर आपके पास जनरल फॉर्म में नहीं दे रखा तो आपके पास z क्या होगा, √1/tan θ आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले लिख के, अब जो आपके पास ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मुलेज होते हैं उसमें अब आपके पास ट्राइंगल के फॉर्मुले कैसे बनाने हैं। अब ट्राइंगल शेप होगी आपके पास, इस टाइप से होगी ट्राइंगल आपके पास, तो ट्राइंगल में आपके पास यहाँ पे कोई बेस विड्थ होगी, तो बेस विड्थ की वैल्यू कितनी पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो, तो जो फॉर्मुलेज बनेंगे वो आपके पास किसके बन जाएंगे, ट्राइंगल के फॉर्मुले बनेंगे। अब जैसे टॉप विड्थ थी b + 2yz, तो b को 0 पुट कर लो, तो 2yz आ गई ट्राइंगल की टॉप विड्थ। एरिया जो था b + zy × y था, तो b तो 0 हो गया, तो zy² आ गया आपके पास एरिया। अब यहाँ पे b 0 हो गया, तो 2y √1 + z² आ गया ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो ये फॉर्मूले लेके आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट। अब आपके पास जो सर्कल आता है, सर्कल में आपके पास दो केसेस बनते हैं, सर्कल में क्या बनते हैं आपके पास, दो केसेस बनते हैं। सबसे पहले आपको पता है सर्कल का ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब सेंटर से जब आपके पास डेप्थ बिलो होती है और सेंटर से जब आपके पास डेप्थ अबो होती है, तो उस टाइम क्या केस बनते हैं आपके पास, ये एंगल लेने का कंसेप्ट आता है। जब आपके पास डेप्थ जो है सर्कल से बिलो है, मतलब ये पानी की डेप्थ है आपके पास, तो देखो अब आपके पास यहां से आप ये एंगल आपने फॉर्म कर दिया। अब आपको पता है सर्कल है आपके पास, तो सर्कल में आपने किसी आर्क से एक एंगल जो है वो सर्कल की बाउंड्री तक आपने बना दिया। तो अगर ये वैल्यू थीटा होती है तो जो सर्कल उसी सेम आर्क से सेंटर पे जो रेडियस बनाएगा, सॉरी एंगल बनाएगा, वो कितना होता है 2 थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 थीटा ले रखी हुई। अब आपके पास यहाँ पे एंगल फॉर्म हो गया ये वाला, ये एंगल जो होगा आप हमेशा कौन सा, ये वाला इंटीरियर एंगल लोगे, तो जिसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब 2 थीटा। तो इस टाइम आपने कौन सा एंगल लेना है, इंटीरियर। और जब आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगी वाटर की, वो क्या बन जाएगी आपके पास, सेंटर से अबो आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी मान लो। इस टाइम आपके पास इस तरह से एंगल फॉर्म होगा, तो इस टाइम आप ये वाला एंगल लोगे बाहर वाला, तो मतलब कौन सा एंगल लोगे आप उस टाइम, एक्सटीरियर एंगल लोगे। तो यही आपके पास दो कंसेप्ट बनते हैं, इंटीरियर एंगल कब लेना होता है और एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, और एंगल की वैल्यू 2 थीटा होती है। अब इसमें आप एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली। एरिया का फॉर्मूला आता है आपके पास r² × थीटा - sin 2 θ/2। अब जहां पे थीटा किस में होना चाहिए आपके पास, रेडियन में होता है। अब आपको पता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, सो आप इंटरपोलेट करके यहाँ से वैल्यू जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद पैरामीटर आता है इसका 2r θ, तो मतलब थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में आना चाहिए आपके। तो ये एक न्यूमेरिकल, इसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे। अभी आ रहा है आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। तो ओपन चैनल में आपके पास 3 टाइप्स के फ्लो हमारे पास देखेंगे। अब आपके पास मतलब कौन कौन से फ्लो होते हैं वो देखेंगे आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है आपके पास अगर जैसे कोई रिवर फ्लो कर रहा है, तो आप किसी एक पॉइंट पे आप चले गए, जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास रिवर फ्लो कर रहा है, तो आपने ये सेक्शन जो ये पॉइंट आपने ले लिया, तो इस पॉइंट पे आप डिफरेंट टाइम इंटरवल पे अपने क्या कर रहे हो, आप जो है वो मेजर कर रहे हो वेलोसिटी फ्लो पैरामीटर, मतलब फ्लो पैरामीटर चेंज करो। जैसे वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, डेंसिटी आ गया, प्रेशर आ गया, डेप्थ ऑफ फ्लो कर रहे हो, तो वो हमेशा क्या आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है, वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है। उस टाइप के फ्लो को क्या बोलेंगे हम, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। और अनस्टेडी क्या आएगा, जब आपके पास वो सभी पैरामीटर क्या होने लगे, पैरामीटर्स चेंज होने लगे। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पे क्या होता है आपके पास, किसी एक गिवन टाइम पे जैसे आपके पास ये रिवर जा रहा है, इसमें आपने किसी एक गिवन टाइम पे, मान लो जैसे आपके पास कोई टाइम मान लो फिक्स कर लो सुबह के 9 बजे, तो सुबह के 9 बजे आपने डिफरेंट लोकेशन पे जो है वो उस फ्लो जो भी आपके पास रिवर फ्लो कर रहा है उसमें आपने क्या कर दिया,
आपने वैल्यू जो है फ्लो पैरामीटर की फाइंड कर रखी, बट वो क्या हो गया आपके पास लोकेशन के साथ चेंज नहीं होगी, बट सिर्फ उस फिक्स टाइम पे। अगर आप 9 बजे चेक कर रहे हो तो सभी जगह वैल्यू सेम आएगी, अगर आप 10 बजे करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, डिफरेंट आएगा, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग, बट 10 बजे वैल्यू तीनों पे क्या हो जाएगी आपके पास फिक्स्ड होंगी। इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। अब आता है लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो में आपके पास फ्लो क्या होता है, बाउंड्रीज में लेयर में फॉर्म होता है, और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसमें आपके पास लेयर्स में नहीं आता। अब देखो सिंपली यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, आप ये याद रख लो कि पाई फ्लो में लेमिनार फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू किसके इक्वल होती है और ओपन चैनल में किसके इक्वल होती है। तो जो पाई फ्लो होता है इसमें आपके पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 2000 आ रही है तो आपके पास कौन सा टाइप का फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर आता है आपके पास रो वी डी बाई न्यू, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, वी डी डिवाइड बाई रो बाई न्यू कर लोगे तो आपके पास काइनेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी, वी डी बाई न्यू वाला, लैम्डा वाला, ठीक है, म्यू वाला आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सो अगर आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 तो आपके पास लेमिनार फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिशनल फ्लो आ जाएगा। अगर आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 है तो आपके पास क्या आएगा, टर्बुलेंट फ्लो। ये किस केस की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपके पास पाइप फ्लो होगा। और अगर आपके पास ओपन चैनल फ्लो में आपके पास वैल्यू पूछ ली तो रेनॉल्ड्स नंबर ओपन चैनल में कब होता है, जब लेस देन 500 होता है। 500 से 2000 के बीच आएगा तो ट्रांजिशन में होगा, और 2000 से ग्रेटर होगा तो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ये किसकी बात करो मैं, ओपन चैनल फ्लो की बात करूँ। तो ये आपके पास पता चल गया आपको पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में। अब आपके पास जो हम जो ओपन चैनल में फ्लो होता है वो आपके पास एक तो स्टेडी होता है और टर्बुलेंट होता है। स्टेडी और टर्बुलेंट तो होगा ही होगा हमेशा आपके पास फ्लो। इसमें आपके पास यूनिफॉर्म फ्लो भी बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी आपके पास फॉर्म होगा। अब ये कैसे होंगे इनके आगे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है प्रिज्मेटिक ओपन चैनल। प्रिज्मेटिक ओपन चैनल क्या होता है आपके पास, कि जब कभी भी आप जो क्रॉस सेक्शनल शेप्स होती है चैनल की और बेड स्लोप होती है वो जो कांस्टेंट होती है, तो उस टाइम जो ओपन चैनल को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक ओपन चैनल बोलेंगे। मतलब आपके पास क्रॉस सेक्शन और जो बेड स्लोप होगा वो चेंज नहीं हो रही, मतलब वो कांस्टेंट है, उनको क्या बोलेंगे हम, प्रिज्मेटिक ओपन चैनल बोलेंगे। अब आता है आपके पास यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है आपके पास ओपन चैनल में, जब आपके पास बेड सरफेस जो आपके पास स्लोप होगी बेड सरफेस की वो किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ फ्री सरफेस। कैसे, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, तो अगर इनके बीच में किसी भी पॉइंट में मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए आपके पास जो चैनल बेड होगी और वो फ्री सरफेस पे क्या होगी, पैरेलल होगी, तो मतलब स्लोप जो होगी बेड की वो पैरेलल होगी फ्री सरफेस पे। और यहाँ पे जो फ्री सरफेस है इसको आप हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन क्या चीज आ जाती है, तो देखो सिंपली आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल पता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होती है, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आता है आपके पास। अब इसमें आपके पास सिंपली क्या होता है, प्रेशर हेड बोलते हैं इसको आप वेलोसिटी हेड आ गया, और ये आ गया आपके पास डेटम हेड, ठीक है। ये क्या होता है, डेटम हेड। अब ये वेलोसिटी कौन सी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये पोटेंशियल वेलोसिटी। सो प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड और जो आपके पास काइनेटिक हेड आ गया, तीन चीज आ गई। जो प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड इनका सम को हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड ये डेटम हेड को हम सम को बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। अगर हम पीजोमेट्रिक हेड जो आपके पास ये चीज आ रही है इसी को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन। अगर हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन में हम वेलोसिटी का काइनेटिक हेड को ऐड करें तो आपके पास टोटल ग्रेडेड लाइन फॉर्म हो जाएगी। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने चीज बना रखी है, ये आपके पास कोई मैंने डेटम लिया है, रेफरेंस पॉइंट लिया है, यहाँ से आपके पास कोई बॉडी है, ये मैंने मान लिया डेटम का रेफरेंस आ गया Z1 Z2 Z3 डिफरेंट पॉइंट्स पे ले रहा है। यहाँ पे प्रेशर P1 P2 P3 आ गया, और यहाँ पे आ गया ये आपके पास प्रेशर हेड, ठीक है। डेटम हेड आ गया, प्रेशर हेड आ गया। तो डेटम से इस यहाँ तक जो आपके पास सम होगा इसको क्या मैं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा पीजोमेट्रिक हेड। तो पीजोमेट्रिक हेड में क्या आ रहा है आपके पास, डेटम हेड या पोटेंशियल एनर्जी हेड और प्रेशर हेड। अब पीजोमेट्रिक हेड में अगर मैं काइनेटिक प्रेशर हेड को ऐड कर रहा हूं तो आपके पास क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी लाइन फॉर्म हो रही है, वही आपके पास यहाँ पे लिखा है। पीजोमेट्रिक हेड में क्या आता है आपके पास, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड, और ये डेटम हेड जिसको बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन। अगर आप पीजोमेट्रिक हेड में काइनेटिक हेड को भी ऐड कर रहे हो तो आपके पास क्या फॉर्म होगी, टोटल एनर्जी लाइन। ये टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन पे बहुत डिस्कशन होती है, आप इस पर उतना बताने का टाइम नहीं, बस आप याद रखो कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन होगी वो किसके इक्वल्स होगी, पीजोमेट्रिक हेड। और पीजोमेट्रिक हेड किसके इक्वल्स होता है, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड, ये डेटम हेड के इक्वल्स होता है। और हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन में या मतलब पीजोमेट्रिक हेड में अगर मैं
काइनेटिक हेड को ऐड कर दूं तो आपके पास टोटल एनर्जी हेड आएगा। आप ये याद रख सकते हो कि ये हमेशा क्या आते हैं, एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। बस देखो शो हो गए। सो अब आपके पास ये फॉर्मूला आता है शेयर स्ट्रेस का। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है टाउ इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू आर एस नॉट, जहां पे आर आता है हाइड्रोलिक रेडियस और एस नॉट आता है आपके पास बेड स्लोप। अब आपके पास जो वेलोसिटी होती है इसको डिटरमाइन करने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक आपके पास चेजिस फॉर्मूला होता है और एक आपके पास क्या होता है, मैनिंग्स फॉर्मूला। तो चेजिस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, v इक्वल्स टू सी अंडर रूट आर एस, और जो मैनिंग फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 1/n r टू द पावर 2/3 s नॉट लिख लो, ये s लिख लो, यहाँ पे भी s नॉट लिख लो, मतलब बेड स्लोप है, टू पावर 1/2, ये फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है जो आपको एसएससी जेईई में पूछा गया था। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा, इन दोनों का रिलेशन जो मैंने फाइंड आउट नहीं किया रखा। हाँ देखो, इन दोनों को मैं रिलेशन आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब दोनों चीजें क्या आ रही हैं आपके पास, वेलोसिटीज आ रही हैं, तो दोनों का कंपेयर करते हो तो आप लिख सकते हो सी अंडर रूट आर। अंडर रूट आर को क्या लिख सकते हो मैं, आर टू द पावर 1/2 और एस नॉट टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 1/n आर टू द पावर 2/3 और एस नॉट टू द पावर 1/2। अब देख रहे हो आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू, जो आपके पास वैल्यू बेड स्लोप की दोनों साइड सेम है तो आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो c इक्वल्स टू 1/n, अब आ जाएगा r टू दी पावर 2/3 डिवाइड बाई r टू दी पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मतलब आप डायरेक्टली 2/3 माइनस 1/2 कर लो। एलसीएम कितना आ गया 6, 3 into 2 आ गया 6, तो मतलब 4, 3, 1/6। तो c इक्वल्स टू आ गया आपके पास, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला जो है वो याद रख लेना, क्या होता है, फॉर्मूला आ रहा है आपको c इक्वल्स टू 1/n r टू दी पावर 1/6। सो ये आपके पास रिलेशन होता है मैनिंग्स और चेजिस फॉर्मूले के बीच में, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा आपके पास चेजिस और मैनिंग के बीच का रिलेशन क्या होता है तो आपको। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है आपके पास चेजिस का, देखो ये क्या होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो कैसे आता है आपके पास, क्या आता है L 1/2 पावर और t की पावर कितनी होगी -1। अब ये आपके पास कैसे होता है ये आपके पास मैं बताता हूँ। अब आपको चेजिस क्या होता है, v इक्वल्स टू सी अंडर रूट आर एस होगा। अब आपको पता s क्या है, बेड स्लोप है, तो स्लोप का आपको पता क्या होगा, स्लोप आपके पास तो मतलब कोई यूनिट होगा नहीं, मतलब यूनिट लेस होगा। अब रेडियस है तो रेडियस का, हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या आता है, मतलब मीटर एरिया बाई पेरीमीटर होगा, तो मतलब मीटर आ गया। तो मीटर आ गया तो लेंथ किस में आ गई, अंडर रूट में आ जाएगी। अब वेलोसिटी क्या आता है, मीटर पर सेकंड, तो मतलब लेंथ पर टाइम आ गया। तो इनको रिलेट करके आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है चेजिस का, वो आता है L टू दी पावर 1/2 और t की पावर -1। अब आपके पास पता है डिस्चार्ज किसके इक्वल से होता है, आपके पास एरिया इंटू वेलोसिटी भी होता है, और आपके पास डिस्चार्ज आपको ये भी पता होना चाहिए वॉल्यूम बाई टाइम के बराबर भी होता है आपके पास, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज में आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको पता है डिस्चार्ज अगर फाइंड आउट करना है, एरिया आप निकाल लोगे, क्योंकि एरिया मैंने आपको सभी फिगर्स का बता दिया, और वेलोसिटी के लिए मैंने आपको चेजिस और मैनिंग इक्वेशन बता दी, तो आप कोरिलेट करके सकते। सो अब कैलकुलेट करना है आपको हाइड्रोलिक रेडियस। सो ये फिलहाल रहने देते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू का भी हम सबको स्किप ही करना है अभी हमें। अब आता है आपके पास मोस्ट इकोनॉमिक कंडीशन, और मोस्ट इकोनॉमिक कंडीशन को आप मोस्ट एफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हो, आपके मोस्ट एफिशिएंट कंडीशन। अब आपको ये याद रखना है इसमें क्या चीज होती है, कब आपके पास मोस्ट इकोनॉमिक या मोस्ट एफिशिएंट होगा, जब आपके पास जो चैनल होगा वो आपके पास क्या प्रोवाइड करे, डिस्चार्ज जो हो मैक्सिमम प्रोवाइड करे, किस के लिए, गिवन एरिया के लिए और गिवन बेड स्लोप के लिए। मतलब मोस्ट एफिशिएंट क्या होता है, आपके पास कम पैसा लगे और ज्यादा चीज मिले। तो ज्यादा चीज क्या चाहिए आपको, मतलब बहुत ज्यादा आपको क्या चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए पानी का, और एरिया आपको कम रखना है, क्यों, क्योंकि जितना आप एरिया जो है उसका बड़ा होगे तो आपके पास कॉस्ट पेरीमीटर बढ़ जाएंगे। तो जितनी आपको गिवन एरिया पे अगर आपको जो डिस्चार्ज हो मैक्सिमम आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट इकोनॉमिक कंडीशन बोलते हैं। अब ये क्यों, ये देखो यहाँ पे मैंने आपके पास रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर रखा है चेंजेस और मैनिंग का रिलेशन, बट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखो आपके पास ये क्यू मैक्सिमम क्यों होता है, इसमें हम आपके पास एरिया और बेड स्लोप को कम रखते हैं। और आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे मैं एक आपके पास पॉइंट ऐड करता हूँ, मोस्ट इकोनॉमिक कंडीशन में आपके पास जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर को हमेशा क्या रखना है आपने, मिनिमम रखना है। पेरीमीटर को क्या रखना होता है आपने, मिनिमम। और वो पेरीमीटर को मिनिमम क्यों लेते हैं वो यहाँ पे मैंने डेरिवेशन बता रखी है, बट अभी आप डायरेक्टली चीजें याद रख लो कि आपके पास डिस्चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और जो एरिया और बेड स्लोप होंगे वो क्या हो जाते हैं आपके पास, कॉन्स्टेंट ही रहते हैं। तो इसलिए अब देखो आपके पास मोस्ट इकोनॉमिक रेक्टेंगल
चैनल लिखते हैं आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है एरिया तो पता है आपके पास कितना होता है, बी इंटू वाई, पेरीमीटर भी पता है कितना होता है। अब यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो, तो जो डिराइव करके आपको चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखनी है आपने, जो आपके पास बेस विड्थ होगी, मोस्ट इकोनॉमिक चैनल या मोस्ट एफिशिएंट चैनल कुछ भी बोल दो, उसमें आपके पास किसके इक्वल्स हो जाएगी, वो 2y के इक्वल्स हो जाएगी। आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल वगैरह पर्पज या कुछ भी चीज़ आ जाएगी आपके पास मोस्ट इकोनॉमिक रेक्टेंगल चैनल की, उसमें आप b की वैल्यू कितने पुट कर लोगे, डायरेक्टली 2y पुट कर दोगे। अब आपको पता है एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, b इंटू वाई, सिंपली b की जगह क्या कर लोगे 2y, तो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर। अब पेरीमीटर कितना आता है, पेरीमीटर आता है b प्लस 2y, तो b की जगह क्या लिखोगे 2y, 2 प्लस 2y कितना 4y। अब आपके पास यहाँ पे एक और चीज याद रखनी होती है, जो रेडियस होता है आपके पास वो हमेशा कितना आता है, डेप्थ के हाफ के बराबर। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपके पास रेडियस की वैल्यू होगी यहाँ से आप क्रॉस चेक अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। रेक्टेंगल के केस में और ट्रेपेजोइडल के केस में आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू कितनी आती है, y/2। आप यहाँ पे पुट भी कर दो ना, जैसे 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 4y, तो एक y के साथ y कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, तो कितना आ गया y/2 आ गया आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस आ गया। अब आपने देखो यहाँ पे एरिया दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, पी आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, मिनिमम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने 11th 12th में तो पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमम। अगर जो भी कोई चीज आपको मिनिमम चाहिए होती थी उसके आप डिफरेंशिएशन करके किसके इक्वल्स टू पुट करते थे, 0 के इक्वल्स टू पुट करते थे, तो आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल। सो ये कंडीशन तो आपको पता चल गई, b इक्वल्स टू 2y आ जाता है आपके पास रेक्टेंगल वाले केस। अब यहाँ से मैंने आपको बता रखा है r की वैल्यू कितनी आती है, y/2, ये भी मैंने आपको बताया। अब मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल में आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास जो टॉप विड्थ होती है, टॉप विड्थ का हाफ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड वॉल के इक्वल्स टू होता है आपके पास, ठीक है। मतलब जो आपके पास ये टॉप विड्थ है, जो आपके पास टॉप विड्थ ये वाली है, ये आपके पास क्या होगी, इसका जो हाफ होगा वो किसके बराबर आएगा, ये साइड लेंथ के बराबर आ जाएगा। या आपके पास ये भी बोल सकते हो कि जो टॉप विड्थ आती है वो आपके पास क्या आती है, 2 टाइम साइड लेंथ के इक्वल्स आती है। ये आपको ये भी क्वेश्चन जो आपके पास एसएससी जेईई में पूछा गया था, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये वाली भी। सो इसमें आपके पास, इसमें भी जो आपके पास जो हाइड्रोलिक रेडियस होगा वो क्या आएगा, y/2 के इक्वल्स टू ये आएगा, वो भी किसके इक्वल्स होता है, y/2 के इक्वल्स होता है। अगर इसमें आपको मैंने ये वो कंडीशन बताई है 1 वर्टिकल z हॉरिजॉन्टल का, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं दे रखी हुई है और आपको z की वैल्यू जो थीटा भी गिवन नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट मतलब कितना लेना होता है उस टाइम आपके पास 60 डिग्री जो है वो वैल्यूज हम ले लेंगे आपके पास z के लिए, ठीक है। और थीटा कितना आ जाएगा, z मतलब tan थीटा, तो z की वैल्यू आएगी 1/√3, क्योंकि tan थीटा tan 60 डिग्री होता है √3, तो 1/√3 आ गया। अब इसमें आपके पास देखो, ये आपके पास चैनल आ रहा है आपके पास ट्रेपेजोइडल वाला। अगर आपके पास ये ट्रेपेजोइडल चैनल आ रहा है और ये आपके पास डेप्थ ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे आपके पास क्या कर रहे हो, अगर आप एक सर्कल फॉर्म कर रहे हो, इस टाइप से सर्कल, सेमी सर्कल फॉर्म होता है आपके पास ये, ठीक है। ये क्या जाता है आपके पास, सेमी सर्कल आ जाता है आपके पास। तो ये जो डेप्थ होगी आपके पास किसी भी पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, तो ये आपके पास क्या फॉर्म करेगा, एज अ टेंजेंट फॉर्म करेगा, मतलब ये, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेप्थ ऑफ वाटर की। तो वही बोल रहा है कि जो साइड्स होगी ट्रेपेजोइडल चैनल की विल बी टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस y एंड सेंटर c ये मान लो। तो ये भी पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब आपके पास चीज आती है सर्कुलर, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कल चैनल जो आते हैं इसमें आपके पास पेरीमीटर तो मिनिमम करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपके पास दो कंडीशन आती है। सबसे पहले एक हम कंडीशन लेते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए और एक कंडीशन लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। सो अब देखो, जब आपके पास डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है तो उस टाइम क्या वैल्यू आती है, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस टाइम मैंने आपको एंगल बताया था 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आती है 308 डिग्री, रेडियस आता है 0.29 डी आगे डेप्थ कितनी आ रही है, मतलब वाटर की, सॉरी डेप्थ डी आगे डायमीटर, यहाँ पे वाई आगे आपके पास 0.95 डी, एरिया आता है 3.07 आर स्क्वायर, और जो पेरीमीटर आता है 5.37 आर के इक्वल्स होता है। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस टाइम क्या आता है 2 थीटा इक्वल्स टू 257.5 थीटा आता है, वाई की वैल्यू 0.81 डी आती है और आर की वैल्यू 0.3 डी के इक्वल्स टू आती है। अब ये तो थी आपके पास सर्कुलर वाली, तो सर्कुलर वाला ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस आप ये वैल्यूज याद रख लो। अब जब ट्रायंगुलर आ रहा है तो ट्रायंगल में आपने याद रखना कि आपके पास जो एंगल फॉर्म होगा, ये वर्टेक्स एंगल कितना फॉर्म होता है, यहाँ पे 2 अल्फा फॉर्म होगा, ये वाला एंगल कितना फॉर्म होता है आपके पास 2 अल्फा, और उस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 90 डिग्री की इक्वल्स आएगी। तो मतलब अगर एंगल बाइसेक्ट हो तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा और ये वाला भी एंगल इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर देगा आपके पास, तो 2 की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आती है। जैसे मैंने आपको कहा कि रेक्टेंगुलर और जो आपके पास ट्रेपेजोइडल था उसमें r की वैल्यू कितनी थी, होती थी y/2, बट यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू होती है y/2
2√2k होती है। ये आता है। अब आपके पास ये पॉइंट भी याद रख लो कि जो ट्रायंगुलर चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री होता है। अगर वो 90 डिग्री नहीं आ रहा है आपके पास, 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं आ रही है, तो आपके पास वो क्या होगा, मोस्ट इकोनॉमिक नहीं आएगा। सो अब ये न्यूमेरिकल है मोस्ट इकोनॉमिक पे, तो मोस्ट इकोनॉमिक का न्यूमेरिकल अब हमने जो है न्यूमेरिकल तो करेंगे नहीं। सो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। अब आता है आपको स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, जैसे देखो मैंने आपको ये बता रखा था, यूनिफॉर्म फ्लो में आपके पास क्या आता था, यूनिफॉर्म फ्लो में आपके पास अगर ये बेड सरफेस है आपके पास, ठीक है, ये बेड सरफेस है और आपके पास ये फ्री सरफेस है, जिसको मैं हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन भी बोलता हूँ। तो इन दोनों के बीच में अगर किसी भी पॉइंट पे आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो सेम आएगा। तो मतलब आपके पास क्या होगा, जो बेड सरफेस की स्लोप होगी वो फ्री हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन के सरफेस के स्लोप के बराबर होगा। अब यहाँ के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, अब आप देखो कोई एक रेफरेंस ले रहा हूँ मैं आपके पास, देखो ये आ रही थी वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, ये आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन, ये फ्री सरफेस बोलो, ये बेड सरफेस आ गया आपके पास। तो मैंने इनका डिस्टेंस मान लिया किसी एक डेटम से, ठीक है, किसी में डेटम से क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस आ रहा है आपके पास, मान लो z, ये कितना आ गया z आपके पास, और ये मान लो कितना है y और v² + 2g। तो जो आपके पास एनर्जी होती है आपके पास वो कितनी आ जाएगी, आपके पास एनर्जी होती है वो होती है अब जनरली आपके पास z + y + v² / 2g। v² / 2g क्या आ गया, काइनेटिक हेड आ गया, v² / 2g आ गया, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं z को रेफरेंस को ही डेटम जो है आपके पास ये रेफरेंस, इसको मैं अगर बेड सरफेस पे मान लूँ तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y² + v y प्लस, अगर z को मैं 0 मान लूँ तो e की वैल्यू आ रही है आपके पास y + v² / 2g। तो स्पेसिफिक एनर्जी वही होता है कि जो एनर्जी पर यूनिट, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हो, पर यूनिट वेट निकालते हो, सभी का एनर्जी पर यूनिट निकालोगे, तो आप बोलोगे एनर्जी पर यूनिट ऑफ फ्लोइंग वाटर। इफ क्या बोलोगे आप, ये याद रखना कि आपने बेड सरफेस को क्या कंसीडर किया, डेटम कंसीडर करा। जब आप बेड सरफेस को डेटम कंसीडर करोगे उस टाइम जो आपके पास एनर्जी आएगा उसी को क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक एनर्जी आएगी। तो वही लिखा है कि एनर्जी पर यूनिट ऑफ फ्लोइंग वाटर इफ चैनल बेड इज कंसीडर्ड डेटम, तो उसको क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक एनर्जी बोलोगे। सिंपली मैंने बताया कि आप डेटम से लेकर डिस्टेंस मानते थे तो तब आपका z आता था, बट आप z को ही 0 मान लो, मतलब आप डेटम से ही, डेटम को ले ही नहीं रहे, आप बेड सरफेस से ही आपने डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक एनर्जी बोलोगे। तो फॉर्मूला आ गया E = y + v² / 2g। अब आपको पता है v की वैल्यू कितने आती है, आपको पता है डिस्चार्ज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू एरिया, तो वेलोसिटी आ जाती है डिस्चार्ज बाई एरिया। तो आप ये फॉर्मूला के डिस्चार्ज के टर्म्स में लिखना होता तो याद सकते, लिखते हो q² / 2g a²। सो अब यहाँ पे फ्रॉड्स नंबर नाम की एक चीज आ जाती है। फ्रॉड्स नंबर की चीज क्या आ जाती है आपके पास, फ्रॉड्स नंबर जो होता है आपके पास ये रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, और पावर की जाती है 1/2 अंडर रूट में आ जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है v/g dm क्या आता है यहाँ पे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, मतलब एरिया बाई टॉप विड्थ हो जाता है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो आपके पास क्या फ्लो आएगा, क्रिटिकल फ्लो आएगा। अगर फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लो आएगा, और अगर लेस देन 1 है तो आपके पास सब क्रिटिकल फ्लो आएगा। ये क्या चीजें होती है सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल, ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में, आपके पास ये देखो कर्व है इसमें आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर आपके पास जब फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू 1 है तो आपके पास कौन सा फ्लो होगा, क्रिटिकल फ्लो होगा। तो क्रिटिकल फ्लो पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब आपको तो फ्रॉड्स नंबर क्या आता है, v/√g dm। अब आपको तो फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू तो 1 है, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपके पास, क्रिटिकल वेलोसिटी f1 पे, तो वो आ जाएगी √g dm के, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब आपके पास देखो जब आपके पास फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लो की, वो क्या हो जाएगी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा आ जाएगी, और जब लेस होगी तो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं हम डेप्थ और स्पेसिफिक एनर्जी के रिलेटेड, ठीक है। अब इस वाई एक्सिस पे आपने डेप्थ ले रखा है और एक्स एक्सिस पे आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी, तो ये आपने एक रेफरेंस ले रखा है 45 डिग्री पे। तो इसकी कर्व कैसे फॉर्म होती है आपके पास देखो, ये डेप्थ है, ये स्पेसिफिक एनर्जी ई के साथ डिनोट कर रहा हूं। तो ये कर्व कुछ इस टाइप से आपके पास क्या होती है, फॉर्म होती है, इस टाइप से फॉर्म होती है। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है आपके पास, स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, मिनिमम, देखो जैसे आपको यहाँ पे शो कर रखा है। तो जिस पॉइंट पे स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ई मिनिमम बोलूंगा। बिल्कुल ये समझ आ गया। अब अगर इस पॉइंट में आपके पास मैं वैल्यू देखूं डेप्थ कितना होगा,
इस पॉइंट पे आपके पास दो स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है, एक तो यहाँ पे मतलब डेप्थ यहाँ पे दो आ रही है, स्पेसिफिक एनर्जी तो एक ही आ रही है, मतलब E1 नाम दे दो इसको। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ यहाँ पे Y1 आ रही है और उसी कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पे आपके पास डेप्थ दो आ रही है, तो इसको क्या बोलेगा Y2, डेप्थ दो चेंज आ रही है आपके पास। तो ये जो Y जब आपके पास एनर्जी मिनिमम होती है, E क्या था आपके पास मिनिमम, उसी को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे, उसी को क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। क्रिटिकल फ्लो है तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब जो ये अबो वैल्यू है क्रिटिकल फ्लो से अबो वाली वैल्यू है, इसमें क्या जाता है आपके पास सब क्रिटिकल फ्लो, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू कितनी आती है लेस देन 1, और जो बिलो आ जाएगा ये क्या बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो, और इसमें आपके पास वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन। अब आप देख रहे हो कि किसी एक पॉइंट पे स्पेसिफिक एनर्जी के किसी एक पॉइंट पे आपके पास दो डिफरेंट डेप्थ आ रहे हैं, उन्हीं डेप्थ को क्या बोलते हैं हम अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हीं डेप्थ को हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अल्टरनेट डेप्थ, आपको चार ऑप्शन देगा तो आपने क्या बोलना अल्टरनेट डेप्थ और दो डेप्थ वेयर स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम। अल्टरनेट डेप्थ पे क्या होता है स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है आपके पास सेम होता है। अब यहाँ पे आपके पास y1 y2, कभी आप y1 को ग्रेटर मान सकते हो, कभी y2 को ग्रेटर मान सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जब आपके पास E मिनिमम होता है और जो उस टाइम आपके पास डेप्थ आएगी, जो आपके पास E मिनिमम था यहाँ पे मैंने बताया था, इस टाइम जो आपके पास डेप्थ आएगी, इस टाइम जो आपके पास डेप्थ आएगी इसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ। तो अगर आपको पूछे क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो बताओ आपके पास कितना होता है, मतलब फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू कितनी आएगी क्रिटिकल डेप्थ पे, क्रिटिकल डेप्थ पे आपको पता है फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। अब वो कितनी आएगी लेस देन 1 और बिलो कितनी आएगी ग्रेटर देन 1। अब आप ये बोल सकते हो कि जो अल्टरनेट डेप्थ क्या होती है, अल्टरनेट डेप्थ में एक डेप्थ जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है उससे आपके पास क्या आ जाएगी अब वो आ जाएगी, और एक क्या आ जाएगा आपके पास बिलो आ जाएगी। तो वही चीजें यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम क्रिटिकल डेप्थ। अब देखो जब आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी है YC, अगर डेप्थ ऑफ फ्लो YC है तो उस टाइम आपके पास फ्लो कौन सा होगा क्रिटिकल फ्लो, फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू 1 होगी। जब आपके पास फ्लो जो है वो B पे आ रहा है, फ्लो B, मान लो व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज, सॉरी ये इज है, क्या बोल रहा है व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन YC, तो आपके पास YC से जब कम आ रहा है, मतलब YC आपके पास ये रेफरेंस है, इसके अब वो कौन सा फ्लो आ रहा है आपके पास सब क्रिटिकल, तो वही लिखा ग्रेटर देन YC। अब इसके बिलो जो आ रहा है मतलब कम आ रहा है, तो वो क्या बोलते हैं हम सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो में वैल्यू कितनी आती है फ्रॉड्स नंबर की ग्रेटर देन 1 और सब में लेस देन 1 आ जाती है। अब जो आपके पास सब क्रिटिकल फ्लो इसको आप ट्रैंक्विल फ्लो भी बोलते हो, और जो सुपर क्रिटिकल फ्लो इसको रैपिड या शूटिंग फ्लो भी आप बोल सकते हो, आपको ये भी नाम पूछे जा सकते हैं। अब जब क्रिटिकल फ्लो है तो फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो उस टाइम जो वेलोसिटी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी। तो आपको पता है फ्रॉड्स नंबर किसके बराबर आता है V/√GdM, फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू 1 है तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √GdM, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो आपके पास वेलोसिटी आएगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी ग्रेटर आएगी। और जब सब क्रिटिकल फ्लो है उस टाइम फ्रॉड्स नंबर आपके पास 1 से लेस, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी। वही लिखा देखो मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी और लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो यहाँ पे एक ये चीज लिखी है कि जो आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये क्रिटिकल फ्लो है आपके पास, तो डेप्थ क्या होगी YC होगी, और उस टाइम आपके पास जो फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी, और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास YC आ गया। ठीक है, अब सुपर क्रिटिकल फ्लो, तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में जो डेप्थ यहाँ पे Y1 मान लो, इसको Y2 मान लो, ये Y ले रहा हो आपके पास, तो जब सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा तो इसमें आपके पास Y क्या होगा लेस देन YC होगा, वही लिख रखा है। फ्रॉड्स नंबर क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। जब सब आ रहा है तो सब में आपके पास Y ग्रेटर देन YC आ रहा है, फ्रॉड्स नंबर तो लेस देन 1 आ रहा है, और आपके पास क्या आ रहा है जो वेलोसिटी होगी वो भी कम होगी किससे क्रिटिकल वेलोसिटी। सो आप देखो यहाँ पे एक रिलेशन आप ले सकते हो, क्या कर सकते हो, तो रिलेशन आता है Q²T/GA³ इक्वल्स टू 1। ये आपके पास E मिनिमम, अगर जब कभी भी आपको मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी फाइंड करना है, या आपके पास क्या फाइंड करोगे, आपके पास क्रिटिकल डेप्थ आपको फाइंड करनी है, तो आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है, फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ, तो Q²T/GA³ इक्वल्स टू 1 आता है। अब आपको पता है यहाँ पे देखो आपके पास फ्रॉड्स नंबर के टर्म्स में आता है, फ्रॉड्स नंबर जो होता है ना आपके पास Q²T/GA³ आपके पास किसके इक्वल होता है फ्रॉड्स नंबर के स्क्वायर के बराबर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1, तो फ्रॉड्स नंबर का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है 1 के इक्वल आ जाता है। देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है तो इसलिए आपके पास ही आ गया। तो ये आप Q²T/GA³ इसको आप फ्रॉड्स नंबर के स्क्वायर के इक्वल टू भी बोल सकते हो। अब देखो जब रेक्टेंगुलर चैनल आता है आपके पास, तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आपने याद रखना कि अगर आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालनी है, मतलब YC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो आता है आपके पास Q² / G होल पावर 1/3।
अब यहाँ पे जी क्या था, जी तो आपको पता है ग्रेविटेशन कोएफिशिएंट, मतलब तो जी की वैल्यू कितनी आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 9.81 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्यू क्या आता है, क्यू आता है आपके यहाँ जो आता है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज इंटेंसिटी, मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो डिस्चार्ज क्या होता है क्यू, और विड्थ आपके पास पता है बी, तो वहां से आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो डिस्चार्ज मतलब आपको अगर जब रेक्टेंगल चैनल है उस टाइम आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालनी है, उस टाइम डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, वाई सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1/3। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे, अब आपको पता है क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यूब, तो आपके पास 1 की इक्वल टू है। अब आपको रेक्टेंगल चैनल है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्यू स्क्वायर। अब आपको रेक्टेंगल चैनल में पता है बेस विड्थ के बराबर हो जाती है टॉप विड्थ, तो इसको आप बी लिख लोगे, ठीक है। और आपको पता है जी एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, वाई इंटू बी आ जाता है, तो बी का क्यूब आ गया, और डेप्थ क्या होगी यहाँ पे, क्रिटिकल डेप्थ होगी ना, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ पे तो आप स्पेसिफिक मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकाल रहे हो इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लोगे क्या आएगी, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी बी स्क्वायर वाई सी क्यूब इक्वल्स टू 1। अब आपके पास ये देखो, अब आपको पता है मैंने अभी बताया कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या हो जाता है आपके पास, डिस्चार्ज इंटेंसिटी, मतलब क्यू स्क्वायर आ गया, और इसको लिख लोगे जी, और ये किसके आगे क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल्स टू, और होल पावर किसके बराबर कर दो 1/3 इक्वल्स टू वाई सी। तो आपने फाइंड आउट कर लिया आपके पास वैल्यू। सो ये आ गया वैल्यू आपके पास ई मिनिमम की वैल्यू। अगर आपको यहाँ पे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जो बन जाती है ना आपके पास रेक्टेंगल के जाने के लिए, वो बन जाती है आपके पास 3/2 वाई सी क्रिटिकल डेप्थ के इक्वल्स। देखो यहाँ पे आपके पास फाइंड आउट भी कर रखी होगी, ई मिनिमम कितना आ जाता है आपके पास 3/2 वाई सी के बराबर। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, इसको हम स्किप भी करेंगे अभी हम। तो ये आपको देखो क्या बोल रखा है, इसमें आपके पास ई क्या होगा, मिनिमम होगा, और क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हो आप। अब मैक्सिमम डिस्चार्ज कब आएगा आपके पास, जब मैक्सिमम डिस्चार्ज आपके पास कब हैपन होगा, जब आपके पास ई क्या होगा, मिनिमम होगा। और मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑकर कब होगा, क्रिटिकल डेप्थ पे होगा, क्योंकि अगर ई मिनिमम कहाँ पे आती है आपके पास, क्रिटिकल डेप्थ पे। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कहाँ पे होती है, क्रिटिकल डेप्थ पे होती है। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि जो डेप्थ होती है आपके पास, मतलब स्लोप होती है बेड स्लोप और फ्री सरफेस या हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन, आप इसको इक्वल्स टू हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन भी यहाँ पे बोल सकते हो, इक्वल्स टू हाइड्रोलिक ग्रेडेड। फ्री सरफेस तो आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन के बराबर है ही, बट इस केस में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास बेड सरफेस आ गया, इस सरफेस आपके पास बेड सरफेस आ गया, और ये आपके पास क्या है, फ्री सरफेस। तो इस टाइम आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या आता है, ये इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो वेरी करता है। यूनिफॉर्म में तो आपके पास सेम होता है, बट इस केस में आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या करता है, वेरी करता है। तो ये जो वेरी करता है इसमें आपके पास दो टाइप्स के फ्लो आएंगे, उसी को आप बोलोगे ग्रेजुअली वेरी फ्लो और रैपिड वेरी फ्लो, वही अब हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो वही लिखा कि आपका जो स्लोप होगा बेड चैनल का वो आपके पास फ्री सरफेस के इक्वल्स टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है वहां पे, यहाँ पे आपके पास डेप्थ जो हो रही है वो चेंज हो रही है। जस्ट एक मिनट में देखता हूँ आपके पास रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। सो अब नेक्स्ट चीज देखेंगे आपके पास हम, वही दे रखा है आपके पास स्लोली। तो अब बात है आपके पास ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो। अब आपके पास ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो क्या आता है कि जब आपके पास डेप्थ जो होती है वो स्लोली चेंज कर रही है लेंथ ऑफ चैनल के अकॉर्डिंग, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। नाम ही बता रहा है कि स्लोली चेंज कर रही है, उसको हम बोलेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अगर वो इंस्टेंटली चेंज हो रही है आपके पास तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैपिडली वेरिड फ्लो। अब ये कुछ हम जनरल एजम्पशंस मान लेते हैं आपके पास, उसकी चैनल जो होता है हमारे पास प्रिज्मेटिक होना चाहिए, मैंने आपको भी यही बताया। हाइड्रोस्टैटिक मानना होता है, बेड स्लोप कम मानी होती है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को 1 लेते हैं, चेजिंग और मैनिंग फैक्टर। हाँ यहाँ पे ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे जो चेजिंग और मैनिंग फॉर्मूला होगा वो हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका स्लोप तो चेंज हो रही है तो सेम तो नहीं आती, इसलिए यहाँ पे हम खाली जो एनर्जी लाइन की स्लोप है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे चेजिंग और मैनिंग का यूज करते। तो अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है आपके पास, मिनट। तो फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे आपके पास ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का फॉर्मूला। तो आपने डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस सी डिवाइड बाई 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो एस नॉट माइनस एस सी डिवाइड बाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यू। ये फॉर्मूला किसके लिए रिलेटेड है आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के रिलेटेड, ठीक है। अब आपको टोटल एनर्जी तो पता है, मैंने बता रखी थी किसके इक्वल होती है, जब आपके पास रेफरेंस ले लेते हैं। अब इसी को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे,
एक्स के रेफरेंस पे डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये चेंज आ जाती है। अब बोलोगे dy बाई डी एक्स क्या है? dy डी एक्स है आपके पास, मैंने कहा आपके पास कि यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो रही है आपके पास? चेंज हो रही है। तो उसी डेप्थ ऑफ फ्लो को आपके पास जो चेंज हो रही है उसी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? dy बाई डी एक्स। और उसी का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपके पास, क्या आ रहा है आपके पास? dy बाई डी एक्स आ रहा है आपके पास एस नॉट माइनस एस ई डिवाइड बाई 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यू एफ आर के स्क्वायर के बराबर आता है, तो वो मैंने आपको बता रखा है, इसलिए आपके पास ये वैल्यू आ रही है। जहां पे एस नॉट आपके पास बेड स्लोप है और एस ई आपके पास टोटल एनर्जी लाइन की स्लोप है। तो ये आपको डेप्थ जो आपके पास चेंज हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रेजुअली वेरी फ्लो में फॉर्मूला आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस ई डिवाइड बाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यूब, या उसको आप रिप्लेस कर सकते हो फ्रॉड्स नंबर के स्क्वायर के बराबर। ये आपको पता है, ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप जो है वैल्यूज डिस्चार्ज की जगह डिस्चार्ज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू एरिया को पुट करके आपके पास फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई जी वाई इक्वल्स टू भी आ सकता है। अब आपके पास देखो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है आपके पास ग्रेटर देन जीरो आती है, तो आप बोलते हैं कि जो डेप्थ है फ्लो की वो क्या हो रही है? लेंथ के अराउंड इंक्रीज कर रही है। अगर ये लेस देन मतलब नेगेटिव आ गई तो वो क्या बोलोगे? जो फ्लो है वो डेप्थ क्या कम हो रही है। अब इसमें ग्रेजुअली वेरी फ्लो के लिए आप क्या करते हो? रेक्टेंगल चैनल के लिए इसमें आप फाइंड आउट करते हो और चैनल की विड्थ क्या मानते हो? बहुत ज़्यादा बड़ी मान लेते हो, मतलब इस केस में आपके पास नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ विड्थ आ जाएगी। तो इस टाइम आपके पास ये जो याद रखने वाली चीज़ होती है वो क्या रखनी है अपने, जब भी आपके पास वाइड चैनल कहीं भी आ जाएगा उस टाइम जो हाइड्रोलिक रेडियस होगा वो आपके पास डायरेक्टली किसके इक्वल्स होगा? डेप्थ के इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास ये चेंजेस मैनिंग्स, तो ये फॉर्मुलेज आते हैं कुछ, ये फॉर्मुलेज जो है ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली वेरी फ्लो आप अगर चेंजेस इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तो इस टाइप का आ जाएगा, और अगर मैनिंग इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तो ग्रेजुअली वेरी फ्लो आपके पास आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो आपके पास न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं, आपके पास न्यूमेरिकल पॉइंट न्यूमेरिकल है आपके पास यहाँ पे भी। तो अब आपके पास बेड स्लोप का आपके पास क्या आता है यहाँ पे? क्लासिफिकेशन। तो 5 टाइप से आप बेड स्लोप को चेंज कर सकते हो। एक आपके पास माइल्ड आती है, एक स्टीप आती है, क्रिटिकल, हॉरिजेंटल, एडवर्स। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं समझाऊंगा कैसे आता है। जब आपके पास माइल्ड होता है तो उस टाइम आपके पास नॉर्मल डेप्थ मतलब जो नॉर्मल डेज में आती है, मतलब कोई वहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म की मान लो आप। तो नॉर्मल डेप्थ अगर जब आपके पास ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ, तो आपके पास कौन सी कंडीशन बनेगी? सब क्रिटिकल फ्लो की। उसके बाद जब आपके पास क्रिटिकल डेप्थ जो आपके पास नॉर्मल से ग्रेटर है तो सब आ गया आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लो। जब आपके पास इक्वल्स आ जाता है दोनों, मतलब नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ इक्वल आ गई तो उस टाइम कौन सा फ्लो आ रहा है? क्रिटिकल फ्लो आ रहा है। जब आपके पास माइल्ड स्लोप होगी तो उस टाइम आपके पास जो बेड स्लोप की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। स्टीप में भी ग्रेटर देन जीरो होती है, क्रिटिकल में भी ग्रेटर देन जीरो होती है। जो हॉरिजेंटल आता है उस टाइम आपके पास जो नॉर्मल डेप्थ होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है, और जो बेड स्लोप होगा वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और एडवर्स के केस में आपके पास नॉर्मल डेप्थ इन्फिनिटी होती है और जो आपके पास बेड स्लोप है वो लेस देन जीरो। अब देखो नॉर्मल डेप्थ है आपके पास, सिंपली मैंने आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, आपके पास नॉर्मल डेप्थ दो डेप्थ आ जाएंगी। तो आपके पास एक डेप्थ में नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दे रहा हूँ, ये आपके पास नॉर्मल डेप्थ है और ये आपके पास क्रिटिकल डेप्थ है। माइल्ड स्टीप में आपके पास नॉर्मल डेप्थ आपके पास ग्रेटर देन होगी क्रिटिकल डेप्थ से, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं चैनल बेड ले रहा हूँ, आपके पास चैनल बेड ले रहा हूँ। अब इस केस में आपके पास 3 जोन्स बनेंगे, M1, M2, M3। वो क्या बनेगा? तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ आपके पास जो डेप्थ होगी वाटर की, मैं एज्यूम कर लेता हूँ डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो नॉर्मल से ग्रेटर है, तो नॉर्मल से ग्रेटर आ जाएगा। तो पहला केस क्या आ जाएगा? ये आपके पास मतलब इतना डिस्टेंस आपको पता है वाई एन है, और इतना डिस्टेंस क्या आपके पास? क्रिटिकल डेप्थ का। तो पहले केस में आपके पास वाई क्या है? नॉर्मल से भी ग्रेटर है, तो वही बन जाएगा जब आपके पास वाई ग्रेटर है नॉर्मल से और क्रिटिकल से। दूसरे केस में आपके पास जो ये चेंज आ जाती है किस में आ जाती है? नॉर्मल और क्रिटिकल के बीच में आ जाती है। तो इस टाइम आपके पास जो वाई जो होगा सबसे बड़ी क्या आ जाएगी? नॉर्मल डेप्थ। ग्रेटर कुछ किससे होगा आपके पास? जो वाई आपने एज्यूम किया है, और वो किससे ग्रेटर होगा? क्रिटिकल डेप्थ से, तो वो आ गया। अब M3 के लिए क्या होगा? M3 केस के लिए आपके पास डायरेक्टली किस में आ जाएगा? क्रिटिकल डेप्थ से भी बिलो आ जाएगा, तो इसलिए आपके पास जो वाई की वैल्यू आ जाएगी वो किससे बिलो आ जाएगी? क्रिटिकल डेप्थ से आ जाएगी। अब ये आपके पास पता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में ही आपके पास ये चीज़ आती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बोल देगा M1, M2, M3 की वैल्यूज आपके पास इस तरह से दे रखेगा, डायरेक्टली बोलेगा M2 बता दो क्या होता है, तो आपको फाइंड आउट करना आ गया। माइलस्टोन में आपने ये याद रखना कि नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल से ग्रेटर आ जाती है। अब सेम केसेस आ जाएंगे आपके पास स्टीप के लिए। स्टीप में क्रिटिकल ग्रेटर होगा, तो पहले केस में आपके पास जो वाई होगा किससे ग्रेटर होगा? क्रिटिकल से, और क्रिटिकल किससे होगा? नॉर्मल से। दूसरे केस में आपके पास जो वाई होगा वो लेस होगा किससे? क्रिटिकल से, बट ग्रेटर होगा नॉर्मल से, वही लिखा हुआ है। और थर्ड केस में आपके पास क्रिटिकल जो है वो नॉर्मल से बड़ी होगी, और नॉर्मल किससे बड़ी होगी? वाई से होगा। अब जब आपके पास इसमें भी आपके पास 3 केसेस बन रहे हैं। अब जब आपके पास
क्रिटिकल स्लोप आ गई, मतलब जब आपके पास वाई एन की वैल्यू वाई सी के इक्वल्स टू आ जाएगी तो आपके पास दो जोन बनते हैं, एक तो 1 और 3, 2 तो बनता नहीं है, क्योंकि 2 जोन जो देख रहे हो आपको किसके बीच की बनता है, नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ के बीच। यहाँ पे तो नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ के कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। तो इस टाइम आपके पास बस दो ही केस बनेंगे, जब आपके पास डेप्थ जो होगी वो नॉर्मल और क्रिटिकल से दोनों केस से बड़ी होगी, और दूसरा केस बनेगी जब वो उनसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, C1 और C2। अब रहता है आपके पास हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल में क्या आ जाती है आपके पास, हॉरिजेंटल स्लोप में आपके पास जो नॉर्मल डेप्थ आती है ये किस पे अप्रोच करती है, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। तो इस टाइम आपके पास दो जोन्स बनेंगे, एक तो सेकंड और थर्ड जोन बन रहा है आपके पास। पहला केस आएगा जब आपके पास y ग्रेटर होगा क्रिटिकल से, और सेकंड आएगा जब y लेस होगा क्रिटिकल से। और इसमें आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास बेड स्लोप होती है वो कितनी आती है, 0। जो एडवर्स आती है इसमें आपके पास बेड स्लोप तो आपके पास क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, बेड स्लोप नेगेटिव आती है। और वाई नॉर्मल डेप्थ भी आपके पास क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। इस टाइम भी आपके पास दो जोन बनेंगे, A2 और A3। पहले जोन में क्या होगा, जब आपके पास डेप्थ वाई ग्रेटर होगी नॉर्मल क्रिटिकल डेप्थ से, और दूसरे में क्रिटिकल ग्रेटर होगी नॉर्मल। यही चीज आ जाती है आपके पास माइल। देखो इस तरह से न्यूमेरिकल ले सकते हो, तो आपको फाइंड करना होगा कि स्टीप कौन से केस में आ रहा है। सो नेक्स्ट अब देखते हैं आपके पास, अब हम लास्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है वो हाइड्रोलिक जंप वाला आ जाता है। अब हाइड्रोलिक जंप पे डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोलिक जंप वाला कहाँ चला गया आपके पास केस, तो रिकॉर्डिंग हो रही है आपके पास, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आ रहा है आपके पास रैपिडली वेरिड फ्लो। अब रैपिडली वेरिड फ्लो क्या बताते हैं मैंने आपके पास कि जो डेप्थ हो रही है वो क्या हो रही है आपके पास, बहुत जल्दी चेंज हो रही है। तो इस टाइम आपके पास क्या केसेस आते हैं, दो केसेस बन जाते हैं आपके पास। पहला केस आ जाता है आपके पास जब डेप्थ चेंज होती है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जो मैंने आपको बता दिया। अब रैपिडली वेरिड फ्लो, अब रैपिडली वेरिड फ्लो में भी जो हमने पढ़ना है वो क्या चीज पढ़नी है, हमने हाइड्रोलिक जंप पढ़ना है। अब हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप नाम ही बता रहा है आपके पास ये जंप होती है। अब देखो इस तरह से आपके पास ये नॉर्मल कंडीशन थी जब आपके पास था, तो इसमें आपके पास दो केसेस बन जाते हैं। हाइड्रोलिक जंप को आप सिंपल बोलते हो जब आपके पास चेंज हो रही है सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो में आप जब आपके पास डेप्थ का चेंज हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल डेप्थ बोलेंगे, हाइड्रोलिक जंप बोलेंगे। कैसे, देखो अब आपके पास क्रिटिकल डेप्थ थी, अब आपके पास मान लो आपके पास क्या था, बिलो था आपके पास सबसे पहले पढ़ते, तो आपके पास यही होगा सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो जब आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लो में होगा तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1। और जब आपके पास सब क्रिटिकल फ्लो होगा तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1। अभी जब सुपर क्रिटिकल फ्लो से आपको क्या कहा मैंने, सब क्रिटिकल फ्लो में आपके पास जंप हो रही है। अब जब यहाँ पर देख रहे हो तो आपके पास डेप्थ बहुत कम आ रही है और इस केस में डेप्थ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो y1 क्या होगा आपके पास, कम डेप्थ होगी, और y2 क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रेटर डेप्थ होगी। तो y1 को आप बोलते हो प्री जंप डेप्थ और y2 को क्या बोलते हो, पोस्ट जंप डेप्थ। जैसे आपके पास अल्टरनेट डेप्थ आ रही थी ना वहां पे, जब आपके पास हम स्पेसिफिक एनर्जी कर रहे थे वहां पे अल्टरनेट डेप्थ आ रही थी, यहाँ पे आपके पास आती है सीक्वेंट डेप्थ। इन डेप्थ को क्या बोलते हैं, सीक्वेंट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ पे ये था कि आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती थी, सेम होती थी, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना कि जो आपके पास FR1 होगा, यहाँ पे दो फ्रॉड्स नंबर आएंगे, क्यों, क्योंकि चेंज आ रही है ना, एक सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो आ रहा है। तो जो FR1 होगा वो आपके पास हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास उस टाइम कौन सा केस आ रहा है, सब क्रिटिकल फ्लो का आ रहा है। और सेकंड केस में आपके पास फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, क्यों, क्योंकि आपके पास कौन सा केस आ रहा है, सब क्रिटिकल फ्लो आ रहा है। और उस टाइम आप क्या बोल रहे थे, देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि दो डेप्थ बनती थी अल्टरनेट डेप्थ, उस टाइम आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी सेम होती थी। अब आपके पास दो डिफरेंट डेप्थ्स आ रही हैं, अब भी दो डिफरेंट आ रही हैं, जिनको आप सीक्वेंट डेप्थ या कंजुगेट डेप्थ बोलते हो, और यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या आती है, डिफरेंट होती है। अब इसमें भी आपके पास ये एजम्पशन होती है, अब आप ये देख सकते हो अल्टरनेट डेप्थ वाला, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइम मैं आपको दो फॉर्मुलेज बता दूंगा, आपको वो फॉर्मुलेज याद रखने हैं। तो ये चेंज वाला आ जाता है, ये आपके पास Z1 वाला रेफरेंस आ जाता है। तो इसमें डायरेक्टली मैं आपको रेक्टेंगल के फॉर्मुलेज जो है वो बता देता हूँ। एफ नेट इक्वल्स टू MA करके आप यूज़ करके इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट, अब हाइड्रोलिक जंप आपने देखनी है रेक्टेंगल चैनल के लिए। हाइड्रोलिक जंप किसके लिए देखोगे आप, रेक्टेंगल चैनल के लिए हम हाइड्रोलिक जंप देखते हैं आपके पास। तो रेक्टेंगल चैनल के लिए हम हाइड्रोलिक जंप का जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो, अगर आपको मूवमेंट एनर्जी इक्वेशन पूछ ले रेक्टेंगल चैनल के लिए, तो वो क्या आती है आपके पास, Q² डिवाइड बाई G इक्वल्स टू 1/2 y1 y2 इंटू y1 प्लस y2। अब बोलोगे y1 y2 क्या है, अब आपको पता है सीक्वेंट डेप्थ या कंजुगेट डेप्थ बोल सकते हो। अब Q क्या है, Q तो आपको पता है डिस्चार्ज इंटेंसिटी होता है, डिस्चार्ज बाई विड्थ, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यहाँ से y2 y1 की वैल्यू जो है आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ये क्वेश्चन बन जाती है।
बट ये जो आपके पास y2 और y1 की वैल्यू, अगर आप चाहो तो ये फॉर्मुलाज भी याद रख सकते हो, ये फॉर्मुलाज, बट अगर आपको ये याद नहीं रख रहे हो तो फ्रॉड्स नंबर वाले तो आपको याद रखने ही होंगे। देखो आपको मैं फ्रॉड्स नंबर का फॉर्मुला कैसे याद कराता हूँ। y2 है आपके पास, तो y2 आपको फाइंड करना है, तो आपके पास आ जाएगा y1 डिवाइड बाई 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 FR। अब यहाँ पे बस दिक्कत हो जाती है FR1 लिखना, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी FR1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप y2 फाइंड कर सकते हो। अगर y1 करना है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जो आपके पास FR1 होगा ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और जो FR2 होगा ये हमेशा लेस देन 1 होगा। अब देखो हाइड्रोलिक जंप के आपके पास हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दो कितने टाइप्स में क्लासीफाई होगा। ये क्लासीफाई किसके ही बेस पे होगा, FR1, क्योंकि आपके पास फ्रॉड्स नंबर 1 ही सुपर क्रिटिकल फ्लो में आ रहा है। तो जब आपके पास फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू चेंज होती है, इंक्रीज होती है, तो उससे आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब आपके पास फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू 1 से 1.7 तक है तो उस टाइम आप कौन सा जंप बोलते हो, अंडुलर जंप बोलते हो। जब आपके पास 1.7 से 2.5 के बीच है उस टाइम आप वीक जंप बोलते हो। 2.5 से 4.5 के बीच वैल्यू है तो उसको आप ऑसिलेटिंग जंप बोलते हो। 4.5 से 9 के बीच है तो उसको आप स्टडी जंप बोलते हो। अगर ग्रेटर देन 9 आपके पास फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू आ रही है तो आप कौन सा जंप बोलोगे, स्ट्रॉन्ग जंप बोलोगे। और यही आपके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत बार ये पूछा गया कि आपके पास हाइड्रोलिक जंप ये फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू दे देगा आपके पास, तो आपको ये वैल्यू जो होगी ये फाइंड आउट करनी होंगी। तो आई होप आपको ये वैल्यू जो है आप बता सकते हो, सिंपली याद रख लेना, आपके पास ये वैल्यू जाएगी। और आपके पास ये लेंथ ऑफ जंप वगैरह भी आ जाती है चीज़ें। अब देखो आपको एनर्जी लॉस अगर आपको कभी फाइंड आउट करना है हाइड्रोलिक जंप में किसके बराबर होता है, तो एनर्जी लॉस जो आता है इसमें आता है, इसमें आपके पास आ जाता है सिंपली जो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ बता देता हूँ मैं आपके पास, ये आपके पास बहुत बड़ी लंबी डेरिवेशन आती है इस एनर्जी लॉस वाले की। यहाँ पे लिख लेते हैं आपके पास एनर्जी लॉस। तो अगर कभी भी आपको एनर्जी लॉस निकालनी है हाइड्रोलिक जंप इन रेक्टेंगल चैनल, तो वो आ जाती है आपके पास y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4 y1 y2। अब बोलोगे y2 क्यों लिया हमने, डिफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि आपको तो y2 तो क्या आता है पोस्ट जंप डेप्थ, और ज्यादा वैल्यू आ जाती है ना, इसलिए आपने इनका डिफरेंस ले रखा हुआ है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला ये भी आप याद रख सकते हो। तो अब तो आपके पास ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको जो जो चीज़ें थी, अब न्यूमेरिकल हम बता नहीं सकते थे आपके पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, और आपको पूरा मैराथन टाइप में, और आपको मैंने बता रखा है कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए जो जेई सिविल के रिलेटेड क्लासेस जो है वो इसी यूट्यूब चैनल जो हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो नाम से इसी पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, और इन डेप्थ क्लासेस होंगे आपके पास वो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर कोई भी आपका फीडबैक हो या कुछ भी आप बताना चाहते हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।